चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा चैप्टर 11 का एक टॉपिक रहता है, हम 5-7 मिनट लगा के इसको खत्म करेंगे और उसके बाद चैप्टर 12 पे इंशाल्लाह मूव कर देंगे। चैप्टर 11 का बेटा अब हमारे पास अगला क्या होना है, जैसे ही ये खत्म होना है आज आपको एक टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं और किधर गया फोल्डर इसका, इन क्वेश्चंस का आपने विद इन 24 और आपने इनको सॉल्व करना है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर। तो इसके हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन मौजूद हैं, ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मैं आपको सेंड करूंगा। 24 आवर में आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आप मुझे पर्सनली ग्रुप में ना बेटा पोस्ट किया करें, सारों को अपने कच्चे चिट्ठे ना दिखाएं कि आपने क्या लिखा है उसके ऊपर और कौन से आपने तीर मारे हैं। तो लिहाजा आप मुझे पर्सनली जो है ना पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके भेज देंगे, मैं उनको भी देख लूंगा। और उसके बाद आज मैं आपको ये दूंगा, कल हमारी अगली ही चैप्टर की क्लास रहेगी, चैप्टर 12 की, आज भी हमारी वही रहेगी। जबकि थर्ड डे जो होगा हमारा, उस दिन हम इन 8 क्वेश्चंस को अलहदा से एक आधे घंटे की क्लास रख के डिस्कस करेंगे। मतलब नॉर्मल क्लास में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता इस रेगुलर क्लास में कि हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो फिर मैं आपको उन क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा कि देखें क्वेश्चन के कौन कौन से वर्ड जो हैं, कहां कहां पे आई कैप हमसे खेल रहा है, उसका आंसर हमने कैसे ड्राफ्ट करना है, और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट एक्चुअली मैटर कर रहे हैं, और क्या हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई भी है कि नहीं आई, और हमारी इस टाइम जो प्रिपरेशन है वो किस स्टेज के ऊपर मौजूद है। तो ये 8 क्वेश्चन जो है बेटा इस चैप्टर के आपके एनालाइज करेंगे कि पुत्र पैसे हलाल होने जा रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा कोशिश कीजिएगा, एक तो करना है, पेपर करना है, इसमें कोई आपकी लिमिटेशन नहीं है, 24 और आपके पास हैं। आपको जरूरी नहीं है कि इसे जबानी याद करें, आप देख के लिख सकते हैं, लिखना इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने देख के लिखा है, आपने चीट करके लिखा है, आपने कहां से लिखा है, डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता इससे। महीने बाद आपके पेपर है, अगर आज आप देख के भी लिख लेते हैं तो ये आपको याद रह जाएगा और आपके पेपर में याद होना चाहिए, ये चीज मैटर करती है। तो लिहाजा बेटा इस क्लास में मैं आपको लायर नहीं बना रहा, वकील नहीं बना रहा। यहाँ रेगुलर बैच के स्टूडेंट मौजूद है, जुनेद इसे पता होगा कि जब हम रेगुलर बैच में क्लासेस कर रहे होते हैं तो मैं बाकायदा इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग साथ साथ कर रहा होता हूँ, इनको मैं दिखा रहा होता हूँ चीजें। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देखा हुआ है स्टूडेंट ने, रेगुलर वालों ने, कि होता कैसे है बाकायदा प्रैक्टिकली। हम जब आर्टिकल में जाते हैं या हमारी एडवाइजरी फॉर्म्स हैं वो हम कर रहे होते हैं, इसको मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने अपना एक क्लाइंट रजिस्टर करके इनको दिखाया था। आपके ऊपर फिलहाल हमारा मेन फोकस है कि आपने पेपर पास करना है, आपको कोई हमने लायर या वकील नहीं बनाना, आपको किसी अदालत में खड़े होके वो नहीं करना। हम बेसिक लॉजिक्स और कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। तो लिहाजा इस क्लास के बाद आपको जो 8 क्वेश्चन मिलेंगे उनको अटेम्प्ट करना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आई कैप का एग्जाम अटेम्प्ट करना। हमारे पास एक दिन भी नहीं है, हम स्किप कर सकें, हम मिस कर सकें या अपनी रूटीन से हट सकें। तो मैंने कल आपसे कहा था कि अपने आप से एक प्रॉमिस कर लें कि ये 30 दिन आप सेक्रीफाइस कर दें और उसके बाद देखें कि जब लॉ निकलता है और शॉर्ट टाइम में निकलता है उसकी इंजॉयमेंट क्या होती है। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और वो भी लॉ का, ते पुत्र फिर मिठाई दे बढ़ दी है ना। खैर बेटा आते होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें जी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आखिर में कल छोटा सा टॉपिक रह गया था, पहले मैं पीछे से थोड़ा सा आपसे रिवाइज कराना चाहूंगा। मुझे बताएं बेटा कि रीजन फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस क्या कुछ होती हैं, कोई मुझे जनरल सी 4-5 बता दीजिए, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? नहीं आप नहीं, रीजन फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस मुझे कुछ जनरल से बता दें यार, मैं आपको रट्टा लगाने के नहीं, मुझे उर्दू भाषा में समझा दें यार। खुरम कोई आइडिया है बेटा? जी सर, एक तो वो था कि सर अगर जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी सर, वो 4 या 5, सर अगर उनमें से कोई ख़त्म हो जाए या वो फुलफिल ना कर सकें तो सर शाबाश, एक तो उसकी वजह से। गुड। उसके अलावा सर कोई इलीगल सर कोई इलीगल या अगेंस्ट सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान सर अगर कोई काम कर रहे हैं तो सर उस वजह ठीक से। है, शाबाश। उसके अलावा सर एक था कि नजर आपका माइक डिस्टर्ब है या आराम से बेटो से तंग ना करें। ठीक है बोले बेटा। सर उसके अलावा अगर वो मेंबर के जो नंबर है वो 3 से कम हो जाए ठीक है, ओके। सर। तो और ये बेटा रिक्वायरमेंट थी। अच्छा अब एक और चीज आज अपनी क्लियर कर लें, ये कि एग्जाम फोबिया है कि भाई आई कैप के अंदर कोई हमने बहुत ही डिफिकल्ट सी इंग्लिश लिखनी होती है।
या हमें सेंटेंसेस लिखने होते हैं? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात मैंने आपको बताया कि हर टॉपिक के कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। जिस तरह आपने कहा कि एक अगेंस्ट सॉवरेनिटी ऑफ द पाकिस्तान। अब सॉवरेनिटी जो है एक वर्ड है, आप इसको यूज करेंगे, आपकी क्वालिटी आंसर की बेहतर होगी। आप सॉवरेनिटी की जगह यूज कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, तो क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज होगी। बहरहाल ये चीज करेक्ट है। दूसरे नंबर पे बेटा आपने आंसर ऐसे प्रोड्यूस करना है कि जैसे हम बचपन में ऐसे लिखा करते थे कि इट्स अ टेबल, इट्स अ गुड टेबल, इट्स अ बेस्ट टेबल, और पता नहीं, या आई हैव फ्रेंड, टू फ्रेंड, ही इज वेरी गुड फ्रेंड वगैरह, इस तरह की इंग्लिश यूज करनी है। छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपने लिखना है, लंबे चौड़े सेंटेंस नहीं लिखने, आप उसमें उसका सेंस खराब कर देते हैं। और ये भी कोशिश नहीं करना कि भाई आप यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कहते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी बिकम इलीगल। यार ये छोटा सा लग रहा है, साथ में लिख देता हूं एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। क्यों भाई, क्यों मिला रहे हो यार, इसको दूसरा पॉइंट क्यों नहीं बनाते तुम? कौन सा अगले को इंप्रेस करने के चक्कर में पड़े हुए हो? एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होते बेटा, बुढ़े बुढ़े होते हैं। तो लिहाजा पॉइंट्स पे बनाना है। ओके, तो मुझे यह बताया जाए कि भाई प्रोसेस क्या है एक एनजीओ का लाइसेंस लेने का, प्रोसेस बताएं मुझे। कल मैंने डिफरेंशिएट करके दिया था कि प्रोसेस और उसमें क्या फर्क होता है। सर पहले वो कंडीशंस फुलफिल करेंगे, उसके बाद कमीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कमीशन जो है वो लाइसेंस ग्रांट करेगा ऑन साइट टर्म एंड कंडीशन, जो वो सूटेबल समझेगा, लगा देगा। ठीक हो गया। ओके, आज हम आगे शुरू करते हैं और प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखते हैं, कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का तरीकाकार। बेटा कंपनी की इनकॉर्पोरेशन ऐसे ही है जैसे आपका नादरा कार्ड बनना। आपका आईडी कार्ड बना था बेटा, मुझे याद कराएं, आप सबका आईडी कार्ड बन चुका है? कोई ऐसा चुना मुना जिसका आईडी कार्ड ना बनाओ, सामने आओ। नो सर। नजर आपका नहीं बना बेटा? सर बन चुका है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जिसका आईडी कार्ड नहीं बना, तो वो सामने आए। खैर, आप सबका आईडी कार्ड बन गया होगा। ओके, जब आप आईडी कार्ड बनवाने ऑफिस गए थे नादरा के, तो वहां पे उन्होंने आपसे क्या कुछ पूछा था? किसी को याद है? सर क्वालिफिकेशन के बारे में। नाम पूछा था? क्वालिफिकेशन सर, नाम पूछा था, क्वालिफिकेशन और बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक और है, पेरेंटल। बर्थ सर्टिफिकेट और फादर की इंफॉर्मेशन या फैमिली इंफॉर्मेशन कह सकते हैं ऐसे। जी जी सर। ओके, तो लिहाजा बेटा दो चीजें तो मस्ट हैं। मतलब अगर आपका नाम नहीं है तो क्या आप आईडी कार्ड बनवा सकते हैं? नहीं नो सर। नहीं नो बनवा सर। सकते। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो आईडी कार्ड बन जाएगा? यस सर। बिल्कुल, अनपढ़ जाहिल हैं, अंगूठा छाप है, तो आईडी कार्ड तो बन जाएगा। लिहाजा यस। आपके फादर का नाम होना लाजमी है, अगर नहीं है जी सर। तो आईडी कार्ड नहीं बनेगा। इसी तरह आपका बर्थ सर्टिफिकेट इतना मैटर नहीं कर रहा होता, बाकी उसके लिए और रिक्वायरमेंट काफी सारी चीजें होती है, मगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कुछ और मांग लेता है आपसे, किसी और भी तरीके से। काफी बच्चों के नहीं होते, आईडी कार्ड बन जाता है। हमने यहाँ पे देखा कि 3 इंफॉर्मेशन का होना कंपलसरी था, लेकिन यहाँ पे एक चौथी रिक्वायरमेंट भी है। वो चौथी रिक्वायरमेंट कौन बता सकता है मुझे? कोई जीनियस माइंड बंदा। डोमिसाइल। ना। सर डेट ऑफ बर्थ। मैं फिर आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप में से किस किस ने देखा है कि भैंस के गले में आईडी कार्ड लटक रहा है उसका, और उस पर तस्वीर लगी हुई है उसके, और लिखा है बुरी। ठीक है बेटा, देखो आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी होनी चाहिए। आपका फिजिकल स्टेटस, आपका ह्यूमन स्टेटस जो है उसको वेरीफाई किया गया था। तो लिहाजा ये चीज क्योंकि वो पूछता नहीं है, वो देख के समझ जाता है कि आप इंसान हो, आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के। वो आपसे कहता नहीं है कि भाई इंसान हो, आप कहते हैं जी, वो कहता कसम चुक, मैंने नहीं लग रहा, हरकत तो बिल्कुल नहीं लगता। आपके अबू साथ होंगे, वो तो कहेंगे ये है ही नहीं इंसान। खैर, तो लिहाजा आपका एक फिजिकल स्टेटस। सेम इस तरह जब बेटा कंपनी बनती है, सबसे पहले उसका हम नेम रखते हैं, उसके बाद बेटा हम अब उसका फिजिकल स्टेटस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे वेरीफाई किया जा सकता है? मुझे बताएं कि क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल पर्सन है?
आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या इसका कोई फिजिकल स्टेटस होता है? नहीं सर। नहीं, फिजिकल स्टेटस नहीं होता, तो इसको देख के वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो ऑफ कोर्स फिर ये किसी न किसी से पूछेंगे कि भाई इसका कोई हमें स्टेटस या स्ट्रक्चर बताओ, आखिर पर्सन है। जिस तरह Yes. आपका नेम पूछा गया आपके वालिद से, आपके फादर का नेम भी पूछा गया आपके वालिद से, मतलब उनका नाम भी उन्हीं से ही कंफर्म किया गया। वो अगर आपका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर ना होता तो वो ये भी आपसे वालिद से ही पूछता है कि दसो ये इंसान है कि नहीं है, जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर था। तो लिहाजा ये चीजें आपके फादर से कंफर्म की गई। यहां पे भी नेम जो होगा कंपनी के अब्बू से कंफर्म किया जाएगा। कंपनी के अब्बू कौन से होते हैं? कमीशन। वो नादरा ऑफिस होता है। सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर्स, इनिशियल सब्सक्राइबर, जब तक कंपनी बनती नहीं है बेटा मेंबर नहीं होते। ओके, तो यहां तो नेम भी वो बता देंगे, इनसे पूछा जाएगा, इनसे इनका अपना नेम भी, सब्सक्राइबर की डिटेल इनके पास मौजूद होगी। लेकिन जब इनसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कंपनी का फिजिकल स्टेटस दिखाओ हमें, तो ये फिजिकल स्टेटस नहीं दिखा सकेंगे। तो इनसे कहा जाएगा कि भैया आप हमें लिख के दे दो। तो लिहाजा ये दो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एक को हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, एक को हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ये दो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो कंपनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज वगैरह 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 वो बता रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आपका नाम लिखा और उसके बाद पूछा कि अपने अब्बू का नाम बताएं और उसने कहा जी मेरा नाम, इसके बाप का नाम जो है वो हमीद है, क्या उसने दोबारा कंफर्म किया था कि आपको यकीन है कि आपके अब्बू हमीद ही हैं? या उसके जरूरत तो नहीं, उसने आपके अब्बू से इस बात पे कसम उठवाई थी? नहीं सर। नहीं उठवाई थी। तो यहाँ पे भी बेटा जो आपके कंपनी के अब्बू कह देंगे वो उसको मान लेगा। लिहाजा उसके अब्बू क्या करेंगे कंपनी के, वो एक मेमोरेंडम बनाएंगे, एक आर्टिकल बनाएंगे, उसके ऊपर साइन कर देंगे कि भाई ये हमारा जो पर्सन है, ये हमारा जो नया एक बच्चा है, इसका ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप इसको लिख लो। अब क्या करेगा रजिस्ट्रार? अब जो कमीशन होता है बेटा, उसके अंदर कमीशन कोई फिजिकल बंदा नहीं है, कमीशन खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके अंदर रजिस्ट्रार होते हैं जो कंपनीज को रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रार क्या करेगा? वो चेक करेगा कि हाँ जी इसका नाम ठीक है, नाम को थोड़ा बहुत चेक करेगा, मेमोरेंडम चेक करेगा कि क्या तमाम लीगल कंप्लायंसेस वगैरह पूरी हैं, आर्टिकल चेक करेगा और उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल को रजिस्टर कर देगा। जब ये रजिस्टर होगा तो जाहिर बात है एक आईडी कार्ड इशू होगा। इस आईडी कार्ड को हम इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। जैसे ही आईडी कार्ड इशू होगा तो भाई ये कंपनी एक बंदा बन जाएगी, एक सेपरेट लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगी। प्रोसेस क्लियर हुआ कि सबसे पहले आपने नेम रिजर्व कराना है, अवेलेबल कराना है, हम इसके ऊपर डिस्कस मजीद करेंगे। उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल तैयार करना है, रजिस्ट्रार को फाइल करना है और उसके बाद रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड करके इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट इशू कर देगा। प्रोसीजर समझ आ गया? जी सर। ओके, अब बुक से देखते हैं थोड़ा सा इसको। वो कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार, प्रिपेयर मेमोरेंडम, प्रिपेयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फाइल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन, ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं आईडी कार्ड, कंपनी का आईडी कार्ड। समझ आ गई बात बेटा? यस सर। ओके, तो ये एक प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि मेमोरेंडम और आर्टिकल को रजिस्टर कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अब जाहिर बात है मेमोरेंडम और आर्टिकल कैसे होना चाहिए। वो कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्रपोज्ड कंपनी, मतलब अभी जो कंपनी नहीं है उसको तमाम सब्सक्राइबर ने साइन किया होना चाहिए। हम मेमोरेंडम देखते हैं कि कैसा दिखता है। आ जाए भाई, ये क्लाइंट था जो मैंने अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट किया था, इसका ये मेमोरेंडम है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ये अब हम पूरा अगला चैप्टर भी इसी को देखेंगे। ये देखें, ये सब्सक्राइबर की डिटेल आ रही है, नेम क्या है उसका, उसके बाद उसका CNIC नंबर, उसका फादर हस्बैंड नेम, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, उसके पास कितने शेयर है और यहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए। तो लिहाजा मेमोरेंडम को तमाम सब्सक्राइबर जो हैं वो सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट शैल आल्सो बी फाइल्ड।
कि भाई इस मेमोरेंडम के साथ वो एक डेक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस भी देंगे। मतलब वो एक डेक्लेरेशन होता है कि हम सब्सक्राइबर इस चीज को कंफर्म करते हैं कि हमने मेमोरेंडम को तैयार करते वक्त तमाम लीगल रिक्वायरमेंट को जो कि कंपनीज एक्ट 2017 की थी उनको फॉलो किया है, और उसके ऊपर साइन करके वो भी सबमिट कराते हैं साथ में। और उसके बाद एक रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी साथ में देते हैं, और रजिस्ट्रार क्या करता है, उसको फिर रजिस्ट्रार को सेंड कर देते हैं। रजिस्ट्रार मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है वो, अगर तो वो सेटिस्फाई हो जाता है कि तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी हैं तो वो उसको रजिस्टर कर देगा। अगर उसे लगता है कोई मसला है तो वो वापस कंपनी को भेज देगा, कहेगा कि भाई ये वाली डेफिशिएंसीज इसमें से रिमूव कर दो। नॉर्मली वो 15 दिन का टाइम देता है, आप कह देंगे बस स्पेसिफाइड टाइम। मैं प्रैक्टिकल बातें आपको बता रहा हूं। कंपनी अगर 15 दिन में डेफिशिएंसी रिमूव करके दे देती है रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार रजिस्टर करके नया एक कंपनी बना देगा। लेकिन अगर कंपनी कहती है कि भाई जो रजिस्ट्रार का वर्जन है, उसका जो वर्डिक्ट है वो गलत है, तो कंपनी क्या कर सकती है, 30 दिन के अंदर अंदर कमीशन को अपील कर सकती है और कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा। अब क्वेश्चन है कि भाई मेमोरेंडम कैसे रजिस्टर होता है। इसका तो आपने सिंपल कहना है कि मेमोरेंडम साइन करेंगे सारे, उसको फाइल कर देंगे, एक डेक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस डालेंगे, एक रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डालेंगे और रजिस्ट्रार को भेज देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इन केस के रजिस्ट्रार जो है वो कोई डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करता है डॉक्यूमेंट्स में, तो उसका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है कंपनी के पास? कोई मुझे बताएगा क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है? सर मेमोरेंडम को अमेंड किया जाता है और दोबारा से उसको जो है वो फाइल कर दिया जाता है रजिस्ट्रार के पास विद इन। सर कमीशन को अपील किए थे। दोनों ऑप्शन लिखने हैं आपने बेटा, आपने दोनों लिखने हैं कि इन केस के आप पर कंपनी जो है वो डेफिशिएंसी रिमूव करके रजिस्ट्रार को दे देती है तो रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देगा। लेकिन अगर कंपनी को लगती है कि डेफिशिएंसी जो है वो एक्चुअली है नहीं, रजिस्ट्रार ने गलत डेफिशिएंसी निकाली है, तो वो कमीशन को विद इन 30 डेज अपील कर सकती है और कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा। ये भी साथ में लिखना है। तो भाई क्वेश्चन को जरा समझिए, अंडरस्टैंड करके उसका आंसर कंप्लीटली दिया करें, रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया करेंगे क्या कह रहा है वो। क्लियर हो गया बेटा? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के क्या पार्टिकुलर होते हैं, हम ऐसा ना करें कि हम एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देख ही ले। एक मिनट दीजिए। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाई देता हूँ कि भाई होता कैसे है ये, इसकी शक्ल सूरत क्या होती है। इमेजेस में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। क्लियर है? नहीं यार ये बहुत ज़्यादा ब्लर्ड है, कोई और निकालते हैं। ये देखते हैं, ये क्लियर है? नहीं ये भी क्लियर नहीं है, कोई क्लियर से निकले ना। एक मिनट इधर देखते हैं अगर ये ओपन हो जाए। हाँ अब ओपन हो गया, इसे सेव कर लेता हूँ मैं। आपको ये नज़र आ रहा है? इसको देखें ज़रा, मैं तब तक इसे सेव कर लूँ। ओके तो ये जब तक डाउनलोड होता है मैं आप पहले देख लेते हैं। वो कहते हैं कि जो कंपनी का आईडी कार्ड होता है, मुझे बताएं आपके आईडी कार्ड के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। कोई बंदा अपना आईडी कार्ड निकाले, जल्दी से करें बेटा, टाइम नहीं होता इतना। आईडी कार्ड निकालें जल्दी से। किसी के पास है आईडी कार्ड? जी सर। ओके एहसान आपने निकाल लिया है। मुझे बताएं आपके आईडी कार्ड के ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है? सर नेम होता है, फादर नेम होता है और पिक्चर, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ होता है और लोकेशन वगैरह का उसका जो कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। ओके हम वहां पे देखते हैं कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर क्या आईडी कार्ड नंबर नहीं है? होता है सर। होता है। तो ये देखें, ये कंपनी का आईडी कार्ड है, वहां पे उसका आईडी कार्ड नंबर ये है, ये लिखा है 007589 जिसको CUIN कहते हैं, कॉर्पोरेट यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपके आईडी कार्ड के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, वो नेम लिखा जी हुआ है सर। आपका? जी सर। ओके ये लिखा हुआ है, रेंगुलर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी है। आपके आईडी कार्ड के ऊपर जेंडर लिखा हुआ है? जी सर। हाँ वो टाइप है, तो ये देखें यहाँ कंपनी की टाइप लिखी हुई है, प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद आपके आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ इशू लिखी हुई है या डेट ऑफ बर्थ? जी सर बिल्कुल। हाँ तो जी। यहाँ पे ये देखें, इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, गिवन अंडर द हैंड एट लाहौर दिस 25th day of May 2011।
मई 25 2011 में इसको ये दिया गया था। उसके ऊपर सील है पीछे, आपको नजर आती है आईडी कार्ड के पीछे सारा जो बैकग्राउंड है, क्या वो नादरा का है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। इस तस्वीर की बैक पे आपको एक लोगो नजर आ रहा है एससीसीपी का? बैक पे देखें, जी सर। जी सर, यस सर। हाँ वाटर मार्क है, ये ऊपर भी है यहाँ पर। बिल्कुल, हाँ वाटरमार्क है। तो बेटा ये और आपके आईडी कार्ड में मुझे बताएं फर्क कहां पर है? सेम चीज होती है, ये कंपनी का आईडी कार्ड होता है, जनरल चीजें हैं, तो लिहाजा जो आपके आईडी कार्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा वही आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के पार्टिकुलर हैं। बात खत्म। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर होना ही कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। जैसे ही ये रजिस्टर होंगे कंपनी एक कंपनी बन जाएगी, उसको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कंपनी के जो तमाम सब्सक्राइबर होंगे वो उसके मेंबर बन जाएंगे। कंपनी के पास तमाम पावर आ जाएंगी, उसके राइट्स, लायबिलिटीज सारा कुछ आ जाना है, उसकी लिमिटेड लायबिलिटी हो जानी है, उसकी परपेचुअल सक्सेशन हो जानी है, उसकी अपनी स्टैंप हो जानी है। और कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो जो एप्लीकेशन में लिखा है वो रजिस्टर्ड ऑफिस बन जाएगा कंपनी का। और अगर कंपनी शेयर कैपिटल है तो सब्सक्राइबर जो है वो इनिशियल होल्डर बन जाएंगे, शेयर होल्डर। और अगर आर्टिकल में हम जिन लोगों के नाम एज अ डायरेक्टर लिखेंगे वो कंपनी के इनिशियल डायरेक्टर होंगे। मैं आपको आर्टिकल में दिखाता हूं कहां पे लिखा होता है ये आर्टिकल, ये रहा, जहां पे हम देखते हैं डायरेक्टर की डिटेल कहां पे लिखी है। ये देखें, डायरेक्टर्स, द नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट बी लेस देन 2 और हायर नंबर एज फिक्स्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। और इसके दो डायरेक्टर हैं, फरूख नदीम और खदीजा फरूख। तो ये लोग जो हैं इनिशियल डायरेक्टर बन जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का क्या तरीकाकार होता है। तो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, पार्टिकुलर ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल और अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। क्लियर है चारों चीजें बेटा? जी सर। चले, जी सर। बाकी सब बताएं। यस सर। यस सर। ओके, क्लियर है किसी सर। का पिछले चैप्टर में किसी का अब तक का कोई क्वेश्चन? चले जी, माशाल्लाह, इससे मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको समझ सर आ रही है। एक नहीं तो क्वेश्चन जी पूछें बेटा। सर, प्रोसेस में लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में, सर इधर बुक में लिखा हुआ है एड्रेसेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, ये सर नहीं समझ आ रहा। बेटा क्रॉसपेंडेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन, मतलब वो एड्रेस जहाँ अच्छा। पे जो एससीसीपी होता है वो लेटर्स वगैरह भेजता है। जाहिर बात है जब तक एक कंपनी नहीं बनती उसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस हो ही नहीं सकता। एक कंपनी नहीं है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे हुआ? तो लिहाजा आखिर तो एससीसीपी ने कोई ना कोई कम्युनिकेशन करनी होती है ना, लेटर्स वगैरह भेजने होते हैं, तो उसके लिए क्रॉसपोर्डेंस एड्रेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कम्युनिकेशन एड्रेस कहते हैं, जो एप्लीकेशन में दिया जाता है। ठीक है जी सर। ओके। और यहाँ पे एन एड्रेस ऑफ फॉर क्रॉसपोर्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड एंड नोटिफाइड। जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं होती और अपना रजिस्टर ऑफिस नहीं बनाती तब तक एक उनको ऐसा कम्युनिकेशन एड्रेस दिया जाता है जिसके ऊपर एससीसीपी हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। ओके। और सर सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में नीचे लिखा हुआ है कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी ऑफ अच्छा अदर कंपनी। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन के अंदर मैंने बात पूछी है, सबसे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। ओके जी ठीक है। तो आगे मूव करते हैं बेटा। चैप्टर 12 ये बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस करता है। मुझे बताएं कि कंपनी की स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट कितनी होती है? सर 2 होती हैं। सर 2, मेमोरेंडम और आर्टिकल। शाबाश, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मुझे बताएं मेमोरेंडम क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है? जुनैद के अलावा कोई बताए मेमोरेंडम क्या होता है? सर मेमोरेंडम में उसका रिटर्न होता है सर, कंपनी की शेप वगैरह, एड्रेस, एक्सटर्नल बिजनेस कोई का। एड्रेस नहीं होता बेटा, एड्रेस नहीं होता, कोई एड्रेस नहीं होता वहां पर। सर एक्सटर्नल लायबिलिटीज के ना, जी हाँ वो चीजें और थे, मैं बस सिंपल वर्ड मुझे आंसर दिया करें। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। आर्टिकल के अंदर क्या होता है? बाय लॉस, इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, मुझे एक बात बताएं बेटा कि क्या एक नॉर्मल इंसान, मतलब मैं आपको कहता हूं कि दुनिया के अंदर इस टाइम जो 99% मेजॉरिटी है वो नॉर्मल इंसानों की है। तो बेटा जो नॉर्मल इंसान होते हैं क्या आप सबका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है? मतलब आपने कोई नॉर्मल इंसान देखा जिसके 3 हाथ हो? नो सर। नो सर। नॉर्मल इंसान देखा है कि जिसकी जबान 6 फुट लंबी हो? यहाँ पे किसी इसका कजन शजन फुफो शुफो का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। हाँ, रिश्तेदारों की बात नहीं करनी, वो 12-12 फुट भी होती है। खैर,
आपने देखा? नहीं देखा बेटा। जब हम बात एक कर रहे हैं कि इंसान और कंपनी एक सिमिलर चीज है, तो भाई स्ट्रक्चर एक्सटर्नल जब इंसान का सेम है तो कंपनीज का भी सेम होना चाहिए। जी सर। तो भाई मेमोरेंडम अगर एक कंपनी का एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, तो उसमें मौजूद तमाम निशानियां जो हैं वो हर कंपनी के लिए फिक्स और सिमिलर होनी चाहिए। हेडिंग्स सर। तो सिमिलर हो ना, मतलब हेडिंग क्या है कि आपकी दो आंखें हैं, अब उसकी डिटेल क्या है कि भाई उनका रंग ब्राउन है या ब्लू है या ब्लैक है, वो हर इंसान का डिफरेंट है। ऐसी बात है ना। यस। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो फिक्स है सबका, तो लिहाजा कंपनी का मेमोरेंडम एक फिक्स डॉक्यूमेंट है। तमाम कंपनीज, तमाम, अब मैं कुछ यूनिवर्सल बातें बताऊंगा, सारी जिंदगी इनको ध्यान में रख लेना। मेमोरेंडम का स्ट्रक्चर फिक्स है, इसके अंदर सिर्फ 7 क्लासेस मौजूद हैं। कोई भी कंपनी होगी क्लासेस यही 7 रहेंगी। कोई क्लास इसमें से डिलीट नहीं हो सकती, कोई क्लास इसमें ऐड नहीं हो सकती, कोई क्लास इसके अंदर अमेंड नहीं हो सकती। सिवाय एक एक्सेप्शन है छोटी सी, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बल्कि वो मैं क्वेश्चन में आपसे पूछ के क्लियर करूंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन है। खैर, तो लिहाजा एक कंपनी की 7 क्लासेस हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर क्लास के अंदर क्या है। आई कैप हमेशा इन क्लासेस पे कंफ्यूज करता है। हर पेपर उठा के देख ले, हर पेपर में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इन्हीं क्लासेस पे बच्चों को कंफ्यूज किया होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बताएं कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, उसके अंदर क्या आ रहा होता है? किसी को पता होगा, पढ़ी हुई है आपने? माशाल्लाह, किसी को नहीं पता? सर मैं बोलूं? नहीं, आपने नहीं बोलना। प्रोविंस आ रहा होता है, लिहाजा उसके अंदर सिर्फ एक प्रोविंस है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के अंदर। तो आई कैप हमेशा एड्रेस करता है, क्वेश्चन पूछता है कि एक कंपनी है, उसका एड्रेस लाहौर से जो है वो मुल्तान शिफ्ट हो गया है, तो मुझे बताएं कि उसकी मेमोरेंडम की क्लासेस के ऊपर या प्रोसीजर बताएं कि उसकी मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर क्या चेंज आनी है। तो मेमोरेंडम में क्या चेंज आएगी बेटा? सर कोई चेंज नहीं आएगा। शाबाश, बस ये क्लैरिटी चाहिए कि मेमोरेंडम की 7 क्लासेस फिक्स हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, चाहे एग्जामिनर आखिर में कसम उठा के बैठ जाए कि मुझे बताओ कि मेमोरेंडम के अंदर क्या चेंज होनी है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे मेमोरेंडम में चेंज होनी है नहीं होनी। बाइक म्यूट करें बेटा, आपके पीछे आइसक्रीम या पॉपकॉर्न वाला आया हुआ है और हमें भूख लग रही है। खैर, तो हम देखते हैं कि मेमोरेंडम की क्लासेस कौन सी होती हैं। 7 क्लासेस होती हैं। नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, अंडरटेकिंग क्लास, लायबिलिटी क्लास, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास और सब्सक्रिप्शन क्लासेस। ये 7 क्लासेस हैं। इसके अंदर बेटा हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास और अंडरटेकिंग, लायबिलिटी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्रिप्शन नहीं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास किसी हद तक इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी है, ज्यादा इसके ऊपर काम नहीं है। ज्यादा काम उसने 2 क्लासेस के ऊपर किया, एक नेम के ऊपर, एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के ऊपर। चले जी, अब हम इसको प्रैक्टिकली मेमोरेंडम से देखते जाते हैं कि ये क्या होती हैं। एक मिनट में इनको क्लोज कर लूं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नेम क्लास। नेम क्लास के अंदर क्या होता है? कंपनी की सबसे पहली क्लॉज देखते हैं, पढ़े जरा नेम क्लॉज। ये वाली क्लॉज नेम क्लॉज है, नंबर 1। इसमें क्या कुछ आ रहा है? सर नेम और टाइप? नहीं, एक चीज और भी आ रही है इसमें। ये नेम है, ये टाइप है, ये क्या है? ये सर इंडस्ट्री का बिजनेस। सेक्टर है, ये टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस है। लाइन। तो लिहाजा एक बात हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी कंपनी आप रजिस्टर कराएंगे उसके नाम के 3 कंपोनेंट होते हैं, उसका नेम, उसकी टाइप, उसका बिजनेस। और इसको कंपनी का जो बिजनेस है उसका उसके नाम में होना जरूरी है। आप सिंपल वेलगो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं नाम रख सकते और आप बिजनेस फार्मास्यूटिकल का नहीं कर सकते, आपको फार्मास्यूटिकल लिखना होगा। तो लिहाजा हर कंपनी के नाम के 3 पार्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेम, बिजनेस और उसकी टाइप आ रही है। आगे देखते हैं अगली क्लास कौन सी है बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। रजिस्टर्ड। पढ़े रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में क्या आ रहा है? जहाँ पे उसका रजिस्टर ऑफिस हो हाँ जी, उस जगह प्रोविंस का आ नाम। रहा है। प्रोविंस का नाम आएगा जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। डिटेल एड्रेस कुछ भी नहीं होगा पूरे मेमोरेंडम में। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, इसमें कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आता है। ये पूरी क्लास पढ़ें। वैसे ये पूरी क्लास यहां तक है, ये यहां तक तकरीबन बनती है, लेकिन इसके अंदर एक और सब क्लास, ये अंडरटेकिंग क्लास है ये वाली।
ये डिफरेंट है, इसको सब क्लास में डाला हुआ है। आप इसको पढ़ें जरा, ये आपके काम का है। पहला याद नहीं करना, ये सिंपल आपको पता होना चाहिए। माशाल्लाह। हाँ जी, पढ़ लिया बेटा जी? यस सर। जी सर। ओके, सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा इसको, अभी पढ़ते ठीक। चलें बेटा। इस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में कंपनी जो है, पहली बात है लॉ कहता है कंपनी कोई भी बिजनेस कर सकती है, एनी बिजनेस, लीगल होना चाहिए बस। लेकिन कंपनी का मेन बिजनेस सिर्फ एक होगा, प्रिंसिपल बिजनेस सिर्फ एक होना चाहिए। तो लिहाजा कंपनी अपना प्रिंसिपल बिजनेस तो लिखेगी, लेकिन उसके साथ वो कहता है कि बाकी तमाम चीजें जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, जो कंपनी को जरूरी है, रिक्वायर्ड है अपना फार्मास्यूटिकल का बिजनेस चलाने के लिए या अपना ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए, वो भी साथ में लिख सकती है। तो लिहाजा मेन काम क्या है इसका? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट, नेम काम तो ये है, लेकिन वो कहता है स्टोरिंग एंड डीलिंग इन ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, हेल्थ रिलेटेड एंड वैरायटी ऑफ मेडिकल प्रिपरेशन, केमिकल रिएजेंट्स, किट्स, एड्स वगैरह वगैरह वगैरह। आप सारा कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आपका मेन बिजनेस एक है, वो कौन सा है? फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का। तो ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास है। आगे चलते हैं, अगली क्लास देखते हैं कौन सी है भाई, जल्दी से। सर अंडरटेकिंग क्लास। जी बेटा। सर ये लेकिन ये तो हमने नेम क्लास में नहीं लिखा था फार्मास्यूटिकल, ये तो वहां पे आ गया था एक बार। मैंने कहा कि हर कंपनी के नेम के अंदर उसका बिजनेस शो होना चाहिए। ठीक है वहां सर, पे ये बताया गया है कि बिजनेस फार्मास्यूटिकल है, लेकिन वो क्लास तो नेम नहीं है ना, क्लास तो नेम किया ना, नेम के अंदर बस बिजनेस शो होना चाहिए। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास समथिंग डिफरेंट। अगली अंडरटेकिंग क्लास, ये पढ़े यहां से, और ये अब नीचे वाले 3 पॉइंट पढ़े। यार इसमें बड़ी मजे की चीजें होती हैं, आप लोग ना बहुत सुस्त हो, बड़ा टाइम आपने वेस्ट किया, नहीं तो मैं सारी आपको डिटेल में पढ़ाता ना, और 1 घंटे बाद आप बोर भी होना शुरू हो जाते हो, क्लास छोड़ के भाग जाते हो। पढ़ लिया बेटा जी? इस क्लास के अंदर सिंपल सा आपने अंडरटेकिंग करनी होती है कि आपने किसी भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। ये सब जो उन्होंने बताई हैं चीजें, ये सारी इलीगल एक्टिविटीज हैं, या वो एक्टिविटीज हैं जिनके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है लॉ की तरफ से। आप ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं काम कर सकते। जिस तरह के लाइसेंस, आप में से कौन बंदा जोंक की कंपनी के साथ कोई अपनी इस तरह टेलीकॉम कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन खोल सकता है? आप ऐसे खोल सकते हैं कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी? नो सर। घर की बैठक बनाएं, उसके अंदर 2 कुर्सियां लगवाएं और उसके अंदर एक राउटर और एक खंबा चिपका के अपनी सिम निकाल दें, ऐसे ना? ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा ये वाले बिजनेस के लिए आप अंडरटेकिंग कर रहे हैं। अगली क्लास क्या है बेटा? लायबिलिटी क्लास। अब देखते हैं कि एक कंपनी की लायबिलिटी क्लास क्या होती है। ये चौथी क्लास पढ़े, लायबिलिटी क्लास। लिमिटेड। बस उसके बाद अगली क्या है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास। तो जल्दी से ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास पढ़ें, इसके अंदर क्या होता है। ये बेटा प्रैक्टिकल आपको दिखा, ये कंपनी मौजूद है, ये चल रही है, इस टाइम बिजनेस कर रही है, लाखों छाप रही है भाई। हालांकि ये 2 महीने पहले बनाई है मैंने, 1.5 महीना हुआ होगा, 2 भी नहीं हुए होंगे। रेगुलर बैच जब स्टार्ट हुआ था तभी से बनाया था मैंने। पढ़ लिया? तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास में क्या आ रहा है? टोटल शेयर कैपिटल डिजिट्स में, वर्ड्स में, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिजिट्स में, वर्ड्स में, और पर शेयर फिक्स वैल्यू डिजिट्स में और वर्ड्स में। 3 चीजें आ रही हैं इसके अंदर। टोटल शेयर कैपिटल इन रुपीज, टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल, टोटल नंबर ऑफ शेयर एंड प्राइस पर शेयर, नॉमिनल प्राइस पर शेयर। क्लियर हुई बेटा? समझ आ गई? जी सर। ओके, साथ बोलते जाए बेटा। और लास्ट में सब्सक्रिप्शन क्लास। बेटा ये सब्सक्राइबर क्लास है पूरी की पूरी, जिसके अंदर सब्सक्राइबर की डिटेल आ रही होती है। मुझे बताएं कि सब्सक्राइबर क्लास के अंदर जो सब्सक्राइबर है उनकी कौन कौन सी डिटेल आ रही है? नेम, फादर नेम, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर टेकन, सिग्नेचर। जी सर। बेटा आप बुक की चीज को ना Equity लेके fund चले। में। हाँ, ये मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया। ये नहीं भूलना चाहिए, बुक वाली भूल जाती है, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। ये आपको आगे चल के बनानी है ये कंपनियां बेटा। ओके, तो ये सब्सक्राइबर क्लास का कंटेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई वो क्या कहता है।
पढ़े रजिस्टर्ड ऑफिस